नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे अभ्यर्थी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राओं, आपका इस किसान एक्सप्रेस सीरीज में स्वागत है। इस सीरीज में वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में रूबरू कराया जा रहा है। आप जान रहे हो कि अपने प्रदेश में हमें क्या क्या चीजें और जाननी चाहिए थी, या हम जान चुके थे तो हमारा रिवीजन किस स्तर का हो रहा है। ये सारी बातें आपके लिए इन क्लासेस के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। वो अभ्यर्थी जो यूपी स्पेशल को पढ़ के बैठे हुए हैं, वो भी एक बार इस क्लास को करेंगे, क्योंकि आपका रिवीजन भी होगा। कुछ नई बातें भी आपको देखने को मिलेंगी जो आपको एग्जाम में परेशान कर सकती हैं। या वो अभ्यर्थी जो अभी तक उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में नहीं पढ़ने को सोचे थे, वो हमारी क्लासेस के माध्यम से आप अपनी यूपी स्पेशल के स्तर को और अच्छा कर सकते हो। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही हैं, चाहे वो यूपी पीएससी आयोग हो या यूपी ट्रिपल एससी आयोग हो, इन दोनों आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई में जो यूपी स्पेशल का वेटेज रहता है, वो हमारी इन क्लासेस से मिलने वाला है। हमने आपको उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिचय, भौगोलिक परिचय, इन सब बातों से रूबरू कराया। और कल की क्लास में हमने जलवायु पर चर्चा की। कल 27 दिसंबर को हमने जलवायु के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज हम बात करने वाले हैं कि इस किसान एक्सप्रेस सीरीज में उत्तर प्रदेश की मिट्टियां, सॉइल्स ऑफ यूपी। आगे हम बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की मिट्टियां। टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार सभी लोग लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा सेशन को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर एक बच्चा हमारे इस सेशन से जुड़ सके। बहुत अच्छा आपका सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है यूपी जीके के ऊपर। कमेंट्स जो आपके आ रहे हैं, कल कुछ बच्चों के कमेंट्स में पढ़ रहा था शाम के टाइम। मैं शाम के टाइम जब फ्री होता हूँ 9 बजे के बाद, तो मैं थोड़े बहुत कमेंट पे चर्चा करता हूँ, देखता हूँ कि बच्चों का रिव्यू क्या है क्लास को लेकर। तो सारे पॉजिटिव कमेंट थे। बच्चे कह रहे थे कि सर हम यहाँ पढ़े वहाँ पढ़े, परंतु आप जैसा छापते हो बोर्ड पे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिमाग पे छप जा रहा है। मैं सही कह रहा हूं? तो एक बार इस पे यस या नो का कमेंट जरूर आना चाहिए आपका। और जो भी बच्चे हमारे शताब्दी बैच और टेक सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑफर परसों यानी 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी के बीच आपको मिलने जा रहा है, जिसमें मात्र 399 रुपए का आपको मिलेगा बैच और टेक सीरीज दोनों। अगर बच्चा केबल और केबल टेक सीरीज लेना चाहता है, तो उसके लिए ऑफर 31 दिसंबर और 1 जनवरी, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को उसको 149 रुपए का टैक्स सीरीज अवेलेबल हो जाएगा। और ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगी। यूपी जीके का अगर आपको नोट्स चाहिए है, तो आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, रजिस्टर करेंगे और फ्री नोट्स वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, वहां आपको यूपी जीके का नोट्स आपको मिल जाएगा। और सभी एग्रीकल्चर के बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, 1 जनवरी यानी कि नए साल से हम वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से आपको क्विज के माध्यम से हर एक दिन 10 प्रश्नों का एक सीरीज चलाने जा रहे हैं। उसमें आपके 10 प्रश्न होंगे जो एग्रीकल्चर के होंगे। यदि आप भी अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी। क्लास के इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी, या फिर आप यूट्यूब पे जाके लिंक पे आप जा सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन से जो सोशल लिंक पिन की हुई है वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। वहां आपको हर दिन 10 प्रश्न मिलेंगे जो एग्रीकल्चर के होंगे। चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियां। उत्तर प्रदेश की मिट्टियां तो जब हम उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के ऊपर चर्चा करेंगे, सॉइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यहां पर थोड़ी बहुत हम मिट्टी के बारे में जानेंगे कि मिट्टी के बारे में हमको क्या जानना है, क्या चीजें मिट्टी के बारे में हमको सीखनी है। फिर हम उत्तर प्रदेश की विभिन्न मिट्टियों के बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी अगर एक पृष्ठभूमि हमारे मस्तिष्क में हो, तो उस टॉपिक के पढ़ने का अलग ही स्वाद है, अलग ही स्वैग है। ठीक है,
रस जिसको बोलते हैं, रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए टॉपिक को पढ़ने में। तो उत्तर प्रदेश की मिट्टियों की बात करते हैं, तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें कि मिट्टी की उत्पत्ति कहां से हुई, तो मिट्टी की जो उत्पत्ति हुई चट्टानों के टूटने फूटने से, चट्टानों के वेदरिंग से, चट्टानों के अपक्षय से। अब बात आती है चट्टाने कैसे बनती हैं। तो चट्टाने दो टाइप की हम लोग देखे थे। बेसिकली चट्टाने तो 3 टाइप की होती हैं, परंतु 2 टाइप की जो आग्नेय और अपसादी चट्टाने होती हैं, उन्हीं को तोड़ फोड़ कर उनका रूप बदलकर रूपांतरित चट्टान बनती है। तो सबसे पहली चट्टाने आग्नेय, फिर अपसादी, फिर रूपांतरित चट्टाने। जब ये चट्टाने अपक्षयित होती हैं धीरे धीरे, फिर इनसे पैतृक पदार्थ बनता है, पैतृक पदार्थ से धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ये सारी चीजें हमने आपको मृदा विज्ञान में पढ़ा रखी हैं। तो यहाँ पर बस हम एक चीज जानना चाहेंगे, मृदा का निर्माण। तो जो मिट्टी है, जो सॉयल है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो लिखेंगे मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है, चट्टानों के अपक्षय से होता है, अपक्षय से होता है। एक होता है अपक्षय, एक होता है अपर्दन। दोनों में बच्चे सोचते हैं कि ये सेम है, परंतु थोड़ा सा अंतर होता है। अपक्षय का मतलब होता है, जैसे ये मेरा हाथ है, ये उंगली टूट गई यहां से और यहीं पर पड़ी रही, ये है अपक्षय। अपर्दन क्या है, ये उंगली टूटी, ये अंगूठा टूटा मान लो, और हवा या पानी के संपर्क में आया और यहां से बह के यहां आ गया, ये अपर्दन है। मतलब दोनों का टूटना है, टूटकर वहीं पड़ा रहे वो अपक्षय, टूटकर जो कहीं और चला जाए वो अपर्दन होता है। तो चट्टानों के अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होता है। अब जो चट्टानों का अपक्षय है वो 3 रूपों में हमें देखने को मिलता है। चट्टानों का जो अपक्षय है, चट्टानों का अपक्षय, ये 3 रूपों में हमको देखने को मिलता है। एक होता है भौतिक अपक्षय। अब ये साहब भौतिक अपक्षय क्या होता है, तो जो भौतिक कारकों द्वारा अपक्षय होता है उसको हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। एक होता है रासायनिक अपक्षय, जो रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा चट्टानें टूटती हैं उनको हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं, जल योजन, ठीक है, इस प्रकार कार्बोनीकरण वगैरह। अब एक होता है जैविक अपक्षय, तो जैविक गतिविधियों से जो चट्टानों में टूट फूट होती है तो इनसे मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टानों का अपक्षय होके ही मिट्टी बनी हुई है। जो अपक्षय इनका 3 प्रकार से होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अब बात आती है मिट्टी से संबंधित, तो इस मृदा का अगर अध्ययन की बात की जाए कि इस मिट्टी का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, तो इस मिट्टी का जो अध्ययन होगा वो हम लोग करते हैं पेडोलॉजी में। किसमें करते हैं, पेडोलॉजी। अब जो पेडोलॉजी है ये किस भाषा से आया है, ये ग्रीक भाषा से आया है। किससे आया है, ये ग्रीक भाषा से आया है, ग्रीक भाषा से आया है। अच्छा, ग्रीक वाले लोग इसको किस नाम से जानते थे, तो पेडोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है पेडोन और एक होता है लॉजी। पेडोन का मतलब होता है मृदा और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन या ज्ञान। तो मृदा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। तो पेडोलॉजी में ही हम क्या करते हैं, मिट्टी के निर्माण का अध्ययन करते हैं। चट्टानों का अध्ययन अगर पूछ लिया जाए कि चट्टानों का अध्ययन किसमें करते हैं, चट्टानों का अगर अध्ययन पूछ लिया जाए तो किसमें करते हैं, तो पेट्रोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं, पेट्रोलॉजी। आप इसको भी लिख लेना, पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहां तक हमने पेडोलॉजी में देख लिया। अब बात करते हैं मृदा जो है इसके पिता कौन है। तो अगर हम बात करें जो मृदा विज्ञान है, इसी विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। इसी मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। मृदा विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, एक पेडोलॉजी, एक इडेफोलॉजी। तो पेडोलॉजी में हम क्या करते हैं, मिट्टी का निर्माण, वितरण और वर्गीकरण देखते हैं। इडेफोलॉजी में मिट्टी का पादपों के साथ अंतर संबंध के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो मृदा विज्ञान होता है, इसके पिता की हम जब बात करते हैं, इसके जनक की जब हम बात करते हैं,
या पिता की जब हम बात करते हैं, जनक या पिता, तो विश्व और भारत, तो भारत में कौन है और विश्व में कौन है, दोनों बातें हम यहां पर लिख लेंगे, विश्व और भारत। तो विश्व में जो मृदा विज्ञान के जनक हैं वो हैं बीबी डाकुचेप। कौन है? बीबी डाकुचेप। इन्होंने एक मिट्टी है चेरनोजम सॉयल, जिस पर इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, बहुत ज्यादा रिसर्च किया, और इनके एक शिष्य थे केडी ग्लिंका, जिनके नाम पर विश्व मृदा दिवस पर एक पुरस्कार दिया जाता है, केडी ग्लिंका पुरस्कार। ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी थी जर्मन भाषा में, जिसका अनुवाद मार्वर्ट ने किया था। ठीक है, तो बाद हम बात करते हैं बीबी डाकुचेप, जो विश्व में मिट्टी विज्ञान के जनक हैं, और भारत में मिट्टी विज्ञान के जनक कौन है? JW लीथर। कहीं कहीं लीथर लिखा रहता है, तो JW लीथर जो हैं वो मिट्टी विज्ञान के जनक माने जाते हैं। कहाँ? भारत में मिट्टी विज्ञान के जनक माने जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम और भी कुछ अध्ययन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? जैसे ये मिट्टी होती है, इसका पूरा नाम होता है SOIL। क्या होती है? SOIL इस मिट्टी का नाम होता है, और इसका अगर पूरा नाम देखें तो सॉल ऑफ इन्फिनिट, इन्फिनिट लाइफ, इन्फिनिट लाइफ मतलब अनंत जीवन की आत्मा। अगर हम कह सकें इसको तो अनंत जीवन की आत्मा। मिट्टी क्या होती है? अनंत जीवन की आत्मा होती है, अनंत जीवन की आत्मा होती है। ये बात समझ में आ गई? मिट्टी क्या होती है? अनंत जीवन की आत्मा होती है। यहां पर हमने ये बातें सीखी मिट्टी के संबंध में। अब मिट्टी का अगर हम बात करें कि जो मृदा है, जो मृदा है सॉयल, जो सॉयल है इसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, और डेप्थ भी होती है, या गहराई जिसको हम बोलते हैं, तीनों होती हैं मिट्टी की। इसलिए इसको 3 डायमेंशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल बोलते हैं, 3D। 3D मिट्टी को बोलते हैं 3 डायमेंशनल, कि इसकी गहराई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों होता है। इसलिए इसको मिट्टी को 3 डायमेंशनल बोलते हैं, त्रिविमीय बोलते हैं। इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो त्रिविमीय। तो मिट्टी की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? त्रिविमीय होती है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मिट्टी का जो डे होता है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस हमेशा 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 को घोषित किया गया था। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को स्वास्थ्य कार्ड दिए जा रहे हैं। उनके मिट्टी का विश्लेषण किया जा रहा है कि आपकी मिट्टी में कौन से किसकी कमी पाई जा रही है। ठीक है, ये चीजें आप सब लोग जानते हो। तो उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को पढ़ने से पहले एक बार हम मिट्टी के बारे में जानें कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। चट्टानों के पक्ष से, चट्टानों का अध्ययन किसमें करते हैं? पेट्रोलॉजी में। मिट्टी का अध्ययन किसमें करते हैं? पेडोलॉजी में। पेडोलॉजी के जनक भी डाकुचेप हैं, मृदा विज्ञान के जनक भी डाकुचेप हैं। मृदा विज्ञान की ये शाखा है पेडोलॉजी, जिसमें हम मिट्टी का निर्माण, वर्गीकरण और वितरण संबंधी अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं, मिट्टी का पूरा नाम हमने लिख दिया, सॉल ऑफ इन्फिनिट लाइफ या इन्फाइनाइट लाइफ, आप जो भी पढ़ें। ठीक है, अनंत जीवन की आत्मा बोलते हैं। मिट्टी में तीनों चीजें होती हैं, गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय संरचना बोला जाता है। जबकि वाटर के अंदर 2 ही होते हैं, वाटर 2D होता है, सॉयल 3D होता है। आप इसको फटाफट से लिख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं अन्य पॉइंट पर। चलिए, अब हम बात करते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर प्रदेश की मृदाओं को, वैज्ञानिकों के अनुसार वैज्ञानिकों के अनुसार वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर प्रदेश की मृदाओं को यूपी की मृदाओं को 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है।
ध्यान देना, कहीं कहीं पर आपको ये दो ही मिलेंगे, बांटा गया है। तो कुछ किताबों में आपको दो ही मिलेंगे और बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट के द्वारा लिखी गई किताबों में आपको दो ही मिलेंगे। कहीं कुछ किताबें जो होती हैं वो तराई और भावर क्षेत्र की जो मिट्टी है उसको डिफाइन नहीं करती हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम बात करें तो यूपी की जो मिट्टियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं तो जरा हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला तराई, भावर और तराई क्षेत्र की मिट्टी। भावर और तराई क्षेत्र की मृदा, तराई क्षेत्र की मिट्टी, पहला पॉइंट। और दूसरा है गंगा के विशाल मैदानी क्षेत्र की मिट्टी, गंगा के विशाल मैदानी क्षेत्र की मिट्टी, विशाल मैदानी क्षेत्र की मिट्टी, मैदानी क्षेत्र की मिट्टी, ये दूसरा वर्ग है हमारा। इसके अंतर्गत हम मिट्टी को पढ़ेंगे, तराई और भावर की मिट्टी को हम पढ़ेंगे। और तीसरा है दक्षिण के पठार, दक्षिण के पठार या पठारी क्षेत्र की मिट्टी, दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मिट्टी। यहां तक हमने चर्चा कर ली कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मिट्टी, ये 3 प्रकार की मिट्टियां जो यूपी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर निकाली गई हैं। अब हम इसको जरा मैप में अगर ड्रॉ करना चाहें तो मैप में कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे, यूपी का हम मैप बना लेंगे। ये कुछ इस प्रकार से हम यूपी का मैप ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब यूपी के मैप में अगर हम देखें तो ये वाला जो रीजन है, 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 ये वाला जो रीजन है ये भावर क्षेत्र है। क्या है? भावर मिट्टी। यहां पर कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? भावर मिट्टी देखने को मिलेगी। ये ककरीली पथरीली होती है, उबड़ खाबड़ होती है, बड़े मोटे मोटे पत्थर होते हैं और ये उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है, शिवालिक के दक्षिण में स्थित होती है। यहाँ पत्थर बड़े बड़े होने के कारण नदियां विलुप्त से होने लगती हैं, पत्थर के बीच में बहने लगती हैं। इसी कारण कहा जाता है कि ये मिट्टी उबड़ खाबड़ और ककरीली पथरीली होने के कारण यहाँ पर कृषि कार्य उतना अच्छा नहीं होता है या ना के बराबर कृषि कार्य होता है, ये बात कही जाती है। तो ये कौन सी मिट्टी है? ये भावर क्षेत्र की मिट्टी है। उसके बाद इसी के समानांतर जो मिट्टी पतली सकरी सी पट्टी होती है और ये पट्टी जो होती है ये भावर के जस्ट दक्षिण में स्थित होती है। ये समतल होता है और नदियां पुनः यहाँ पर बहने लगती हैं। इस कारण इस क्षेत्र में नमी की मात्रा ज्यादा होती है और ये मिट्टी समतल दलदली नमी युक्त मिट्टी होती है, इसलिए ये खेती के लिए अच्छी भी मानी जाती है। और यहाँ अधिक पानी चाहने वाली फसलें जैसे गन्ना और धान वगैरह की खेती होती है। तो ऐसी मिट्टी को हम बोलते हैं तराई मिट्टी। क्या बोलते हैं? तराई मिट्टी बोलते हैं। यहां तक हमारे बात समझ में आ गई कि हम इसको साहब क्या कहते हैं? तराई मिट्टी बोलेंगे। अब बात करते हैं, ये जो हरा भरा सा मैदान है, ये जो हरा भरा सा मैदान है, ये गंगा और यमुना का जो मैदान है, किसका मैदान है? यमुना का जो मैदान है, गंगा का यमुना का जो मैदानी क्षेत्र की जो मिट्टी है, ये गंगा के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी। क्या है? ये गंगा के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी है, गंगा के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी है। क्या है? मैदानी क्षेत्र की मिट्टी है। यहां हम समझ रहे हैं कि ये गंगा के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी हम आपको बता दिए।
जो गंगा और यमुना एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है, इसको हम क्या कहते हैं? गंगा के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी, कछारी, कांप या जलोढ़ मिट्टी, जिसका हम नाम देते हैं। आगे चलकर हम बात करते हैं, ये जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है, इस प्रकार वाली जो ये मिट्टी हम लोग देखते हैं, ये जो दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मिट्टी है, क्या है? दक्षिण के पठारी क्षेत्र की ये मिट्टी है, इसको हम बोलते हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मिट्टी। दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मिट्टी, पठारी क्षेत्र की मिट्टी। तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र की जो मिट्टी होती है, यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कुछ भागों में यहाँ पर आपको मिश्रित मिट्टी देखने को मिलेगी, मतलब बहुत से प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी, मिश्रित मिट्टी। और कुछ जगहों पर जैसे बघेलखंड वाला जो पठार है, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी मिलेगी। कैसी मिलेगी? लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलेगी, लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। तो ये हमने मैप में आपको मिट्टी के बारे में सारी चीजें बता दी कि उत्तर प्रदेश के अगर हम मैप में देखेंगे तो कौन सी मिट्टी कहां पर विस्तारित है, ये सारी जानकारी हमने आपको यहां पर दे दी। अब हम बात करेंगे मिट्टियों के बारे में और मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। आप इसका एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चर्चा करते हैं मिट्टियों के बारे में। चलिए, अब हम देखते हैं पहला, भाबर और तराई क्षेत्र की मिट्टी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला जो पॉइंट आता है हमारा, भाबर और तराई क्षेत्र की मिट्टी। भाबर और तराई क्षेत्र की मिट्टी, तराई क्षेत्र की मिट्टी। ये भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र ये हम आपको भौगोलिक विस्तार में बता ही दिए थे। अब इनके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करना है, बस यहाँ की मिट्टियाँ जो हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं इस मिट्टी की हो सकती हैं भाबर और तराई क्षेत्र की। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे भाबर मिट्टी, एक तरफ हम लोग लिखेंगे भाबर मिट्टी, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे तराई मिट्टी। तराई मिट्टी, और दोनों को तुलनात्मक रूप से देख लेंगे। तो पहला पॉइंट हम इसमें मेंशन करेंगे, क्या यूपी के उत्तरी भाग में पाई जाती है, उत्तरी भाग में पाई जाती है। कौन सी? भाबर मिट्टी। कहाँ पाई जाती है? यूपी के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ये वाली मिट्टी भाबर के दक्षिण भाग में पाई जाती है, भाबर के दक्षिण भाग में पाई जाती है। जैसे ही भाबर क्षेत्र खत्म होता है, उसके बाद कौन सी मिट्टी शुरू हो जाती है? तराई मिट्टी शुरू हो जाती है, उसी के जस्ट समानांतर पतली पट्टी में स्थित होती है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होती है। कैसी होती है? ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी। यहाँ कैसी होती है? समतल मिट्टी होती है। कैसी होती है ये समतल मिट्टी होती है। तो ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि समतल मिट्टी आपको देखने को कहाँ मिलती है, तो तराई मिट्टी समतल मिट्टी की श्रेणी में आती है। ये कैसी होती है? कंकरीली, कंकरीली पथरीली, कंकरीली पथरीली एवं मोटे मोटे पत्थर वाली, एवं मोटे मोटे पत्थरों वाली मृदा, एवं मोटे मोटे पत्थरों वाली मिट्टी, पत्थरों वाली मिट्टी। ये क्या होती है? महीन संरचना युक्त मिट्टी होती है।
क्या होती है? महीन कणाकार की मिट्टी होती है, महीन कणाकार युक्त मिट्टी, युक्त मिट्टी नमी की मात्रा अधिक, नमी की मात्रा अधिक, ठीक है। ये जो मिट्टी होती है ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ये जो मिट्टी है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त या कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। कौन सी? भावर मिट्टी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये मिट्टी ककरीली पथरीली बड़े बड़े पत्थरों वाली मिट्टी होती है और ये नमी युक्त समतल महीन कणाकार वाली होती है, तो ये कृषि के लिए उपयोगी होती है। किसके लिए? कृषि के लिए उपयोगी होती है, कृषि के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। और यहाँ की जो कुछ फसलें होती हैं, जो प्रमुख फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, अगर हम बात करें प्रमुख फसलें, तो यहाँ पर कौन कौन सी फसलों की खेती किसान करते हैं तराई बेल्ट में? तो प्रमुख फसलों की अगर हम बात करेंगे तो गन्ना, धान, ये बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर खेती होती है और यही क्रॉपिंग सिस्टम जो है गन्ना धान वाला, ये पूरे ओवरऑल इंडिया में डोमिनेंट क्रॉपिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ तक हमने भावर मिट्टी और तराई मिट्टी की बात की। भावर मिट्टी शिवालिक श्रेणी के जस्ट नीचे है, शिवालिक श्रेणी से नदियां आती हैं, बड़े बड़े पत्थर बहा के लाती हैं, उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है। यहाँ पर कंकड़ पत्थर के कारण पौधे यहाँ पर बढ़िया तरीके से नहीं जीवन यापन कर सकते, इसलिए ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। और ये समतल होती है, महीन कणाकार की मिट्टी होती है, पानी की अच्छी मात्रा यहाँ पर मिलती है और इसलिए ये खेती के लिए मिट्टी योग्य मानी जाती है। अब आगे चलकर हम बात करेंगे गंगा के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी। आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम गंगा के क्षेत्र के या गंगा के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी के बारे में बात करेंगे। यहां से प्रश्न आपका बनेगा और बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न यहां से आता है। तो हम बात करेंगे गंगा के क्षेत्र की मैदानी मिट्टी, गंगा के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी, गंगा के विशाल मैदानी क्षेत्र की मिट्टी, मैदानी क्षेत्र की मिट्टी। यहां से कई बार प्रश्न पीसीएस प्रीलिम्स में पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार 2019-20 का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखिएगा, अक्सर एक ही नहीं कई बार यहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, यहां से प्रश्न आपको जरूर जरूर मिल जाता है। तो गंगा का जो विशाल मैदान है, यहाँ पर कैसी मिट्टी है और इनका निर्माण कैसे होता है, ये अपने को जान लेना है। तो इनका निर्माण की अगर हम बात करते हैं कि इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो हम बात करते हैं कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों द्वारा, अवसादों द्वारा जो अवसाद होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको सेडिमेंट्स बोलते हैं। अवसाद को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं अंग्रेजी में। और यही जो अवसाद होते हैं या सेडिमेंट्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कांप। क्या कहलाते हैं? कांप कहलाते हैं। इसी को कछारी बोलते हैं, इसी को कछारी बोलते हैं। ये कांप आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो दोबारा लिख लो। इसको क्या बोलते हैं? कांप बोलते हैं। इसी को कछारी बोलते हैं, इसी को जलोढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको क्या बोलेंगे? एल्यूवियल सॉयल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्यूवियल सॉयल। ये बात समझ में आ गई। अब हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, यूपी में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी, यूपी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी, मात्रा में
पाई जाने वाली मिट्टी। तो जब यूपी की हम बात करते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी, तो यही होती है कांप, कछारी या जलोढ़ मिट्टी। ये उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा एरिया में पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमारे जलोढ़ मिट्टी से बनेंगे। तो हम पहली हेडिंग बनाते हैं जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा, एल्यूवियल सॉयल। अब ये जो जलोढ़ मृदा होती है ये दो भागों में बट जाती है। कितने भागों में बट जाती है? दो भागों में बट जाती है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है बांगर जिसे हम पुरानी जलोढ़ बोलते हैं, एक है बांगर जिसे हम पुरानी जलोढ़ या पुरातन कांप बोलते हैं। पुरातन कांप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरातन कांप बोलते हैं। एक होती है खादर जिसको हम नवीन जलोढ़, इसको क्या बोलेंगे? नवीन जलोढ़ बोलेंगे। और नूतन कांप बोलते हैं। ये इसके नाम है। ठीक है, इस मिट्टी के इन नामों से इन मिट्टियों को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इन मिट्टी का वास्तविक नॉलेज हमको कितना लेना है और एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो हमें कैसे हल करना है। ये दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है। दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी के बारे में अब हम एक एक करके पॉइंट्स पढ़ेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है तो लिखेंगे इस मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जो ऊंचे एवं जहां नदियों के बाढ़ का पानी ना पहुंचे, नदियों के बाढ़ का पानी ना पहुंचता हो, पानी ना पहुंचता हो। ये हो गया बांगर मिट्टी का उद्भव या उत्पत्ति। बांगर मिट्टी की उत्पत्ति कैसे होती है? इस मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जो ऊंचे एवं जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। ये जो बांगर मिट्टी होती है ये उन क्षेत्रों में बनती है। हम भौगोलिक प्रदेश पढ़ाए थे ना, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है वहां बांगर मिट्टी का निर्माण होता है। खादर मिट्टी के केस में देखेंगे जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी द्वारा अवसाद एकत्र हों, वहां खादर मिट्टी का निर्माण होता है। खादर मिट्टी का निर्माण होता है। हमने बताया था ना कि जहां पर नदियों के बाढ़ का पानी एकत्रित होगा या हर साल जहां बाढ़ का पानी जाएगा वहां पर किस मिट्टी का निर्माण होगा? तो खादर मिट्टी का वहां पर निर्माण देखने को आपको मिलेगा। दूसरी बात, हम बांगर मिट्टी से बात करते हैं तो बांगर मिट्टी में दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि ये कम उपजाऊ होती है। क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। किसकी अपेक्षा? खादर की अपेक्षा। और जो खादर होता है ये अधिक उपजाऊ होता है। क्या होता है? ये जो खादर होता है ये अधिक उपजाऊ होता है। खादर अधिक उपजाऊ होता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं बांगर मिट्टी में तो चूना एवं फास्फोरस की अधिकता
चूना एवं फास्फोरस की अधिकता, जो ये मिट्टी होती है यहाँ पर चूना और फास्फोरस की अधिकता देखने को मिलती है। और जो खादर मिट्टी होती है यहाँ चूना, मैग्नीशियम, पोटेशियम एवं ह्यूमस की अधिकता देखने को मिलती है। और यहाँ पर ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है, ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पर और किसकी कमी देखने को मिलेगी, तो नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की कमी, तो यहाँ पर कमी की अगर हम बात किए तो ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। अब बात आती है कि जो बांगर मिट्टी होती है इसके अन्य नाम क्या हैं, तो बांगर मिट्टी के अगर अन्य नाम की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, दोमट, मटियार, ये इसके क्या हैं, अन्य नाम है। और एक बात और इससे पूछी जाती है कि इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको क्या कहते हैं। अगर हम बात करें कि इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या कहेंगे, तो एक बॉक्स में बना लेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी यूपी में इसको उपहार या उपहार कहते हैं। किसको उपहार या उपहार कहते हैं, बांगर मिट्टी को। पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का है इलाका जहां इसको उपहार या उपहार कहते हैं, बाकी हम लोग दोमट या मटियार के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए ये क्या होती है, थोड़ी कम उपजाऊ होती है। बार बार यहाँ पर क्योंकि एक बार पानी आ गया दोबारा हर साल पानी नहीं आता है, तो नए अवसाद नहीं आते हैं, उन्हीं अवसाद से जो मिट्टी बनी थी उसी का हम बार बार उपयोग कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे इसकी क्या होती है, फर्टिलिटी डाउन होने लगती है। यहाँ पर खादर की हम बात कर रहे हैं तो खादर अधिक उपजाऊ होती है। और इसके अन्य नाम की अगर हम बात करें तो बलुआ, सिल्टी बलुआ और दोमट मटियार, ये इसके क्या हैं, अन्य नाम है। तो खादर मिट्टी के अन्य नाम हमने देख लिए और बांगर मिट्टी के अन्य नाम देख लिए। ये सारी चीजें हमने खादर और बांगर मिट्टी के बारे में देख लिया। यहीं से आपका प्रश्न आएगा कि खादर मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी होती है, इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है, फास्फोरस की कमी आपको देखने को मिलती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो खादर मिट्टी होती है यहाँ 10 से 15 फीट ऊंचा टीला, जो खादर मिट्टी होती है यहाँ 10 से 20 फीट का जो टीला होता है इसे क्या कहते हैं, भूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, भूड़ कहते हैं। तो जो गंगा और गंगा की सहायक नदियां हैं जहां से बाढ़ का पानी लाती हैं और 10 से 20 फीट ऊंचा टीला जो बनाती हैं इसको भूड़ कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना कि भूड़ क्या कहलाता है, कि गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद जिसकी ऊंचाई 10 से 20 फीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, भूड़। तो भूड़ का निर्माण कौन करता है, खादर मिट्टी करती है। ठीक है, कौन सी, खादर मिट्टी भूड़ का निर्माण करती है। ये यूपी की मिट्टियों में सेकेंड स्टेप था हमारा कि गंगा के विशाल मैदानी क्षेत्र की मिट्टियां, जिसमें हम बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है कि बांगर मिट्टी को हम पुरानी जलोढ़ कहते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी है, ये इंडिया में भी सबसे ज्यादा पाई जाती है, यूपी में भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये इसको अंग्रेजी में एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला और अंतिम पड़ाव देखते हैं यूपी की मिट्टी में। तीसरा जो स्टेप हम लोग देखते हैं यूपी की मिट्टी का, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आजकल के पेपर में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन रहा है कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मिट्टी, दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मिट्टी, दक्षिण के
पठारी क्षेत्र की मिट्टी। यहाँ आप लोग जब विजिट करने जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तविक जो हमने पढ़ा है वो है। जैसे कभी अगर घूमने जाओ तो बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो आपको याद नहीं करनी पड़ती हैं। जैसे कल एक बच्चे का कमेंट था कि हमें सर यूपी के जिलों की लोकेशन नहीं याद होती है। तो घबराए नहीं, उसका भी टाइम आएगा कि आपको एक एक जिले की लोकेशन याद होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे अपने प्रदेश को जानना है हमको, तो अगर कहीं टाइम मिले या हम हमारे घर के आसपास जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपके घर के आसपास कोई चीज पड़ जाए तो उसको जरूर एक बार विजिट कर लेना। आपको वास्तविकता वहां का नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि किताब का जो ज्ञान हम लोग लेते हैं वो तो अलग बात है, हमें रियलिटी भी पता चल जाएगी। और यूपी स्पेशल के रस को अगर हमको बढ़िया तरीके से पीना है तो हमको एक आनंदमय होकर ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बोरियत बहुत तगड़ा होता है। आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा शुरुआत में कि यार अपना प्रदेश है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे 10 से 15 क्लासेस के बीच में आप जाओगे ना तो आपको इतना जोर वाला बुखार आएगा कि कुछ कहने को नहीं। आप भूल जाओगे कि हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप ये सोचोगे कि हमें कौन से कुएं में लाके डाल दिया गया है जो अंधकार रूपी कुआं है। तो कोई भी सब्जेक्ट होता है वो अपना नहीं होता है, सब्जेक्ट सारे दुश्मन होते हैं और दुश्मन से युद्ध करके ही हम जीत सकते हैं। कहा नहीं जाता है कि प्रशिक्षण में बहाया गया पसीना युद्ध में खून के जैसा प्रतीत होता है, कि प्रशिक्षण के समय अगर आपने पसीना बहा दिया कि युद्ध में आपको वो खून का काम करेगा। अभी जब आप तैयारी के फेज में हो तो आप जितना स्ट्रगल करना चाहो उतना स्ट्रगल करो, क्योंकि आने वाले समय में आपको 35 से 40 हजार की सैलरी मिलने वाली है। आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि पर मंथ की सैलरी। बाकी आप बच्चे नहीं हो जो आपको छोटा छोटा मोटिवेशन दिया जाएगा, बेटा पहले टाइम टेबल बनाओ फिर ये करो वो करो। आप सब लोग वयस्क हो, सबकी एज 20 के ऊपर है, तो सब समझदार हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। दक्षिण के पठारी क्षेत्र की जो मिट्टी होती है इसको बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बुंदेलखंडी मिट्टी, बुंदेलखंडीय मिट्टी। अगर इसको ओवरऑल एक नाम देना चाहें तो हम इसको नाम क्या देते हैं? बुंदेलखंडीय मिट्टी। ये सिंपल सा एक नाम हम लोग चर्चा में ले लेते हैं। बाद में बात करते हैं कि इस क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती, अलग अलग प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। जब आप बुंदेलखंड रीजन में जाओगे तो यहां देखने को मिलती है, इसलिए इसे मिश्रित मिट्टी भी कहते हैं। तो बुंदेलखंड रीजन में जाओगे तो आपको लगेगा कि हम एमपी और राजस्थान वाले एरिया में आ गए हैं घूमने के लिए, क्योंकि वहां भी पठारी क्षेत्र आपका है। तो हम बात करते हैं जो बुंदेलखंड की जो मिट्टी है इसमें पहला पड़ाव हम लोग रखते हैं लाल पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी का पहला हमारा पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इसका रंग के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसका क्षेत्र कहां है। तो बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये दो पठार मिलकर दक्षिण का यूपी का पठारी क्षेत्र का निर्माण करते हैं। जो बघेलखंड का पठार है इसमें मोस्टली कौन कौन से जिले आते हैं? तो मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और दक्षिणी प्रयागराज कभी कभी यहां पर देखने को मिलता है। दक्षिणी प्रयागराज, प्रयागराज का दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो इस क्षेत्र में कभी कभी देखने को मिलता है। कि ये बघेलखंड क्षेत्र की मिट्टी होती है। इसके लाल रंग का कारण, जो लाल रंग है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे लाल रंग का कारण। लाल रंग का कारण, तो लाल रंग का अगर हम कारण की बात करें तो आयरन ऑक्साइड। क्या हम बात करेंगे? आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड में कौन सा आयरन का ऑक्साइड है जो लाल रंग प्रदान करता है इनको? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो सबसे ज्यादा जो है हेमेटाइट जो है इसको लाल रंग प्रदान करता है। किसको? मिट्टी को। दूसरा है पीले रंग का कारण, दूसरा है पीले रंग का कारण। पीले रंग का कारण, तो इस मिट्टी में पीले रंग का जो कारण है वो होता है आयरन हाइड्रोक्साइड।
आयरन हाइड्रोक्साइड। जब कभी भी लाल रंग में हम जल मिला देंगे तो वो पीले में बदल जाएगा, आयरन हाइड्रोक्साइड। और कौन सा आयरन का वो हाइड्रोक्साइड है जो लाल को पीली मिट्टी बनाता है? उसका नाम है लिमोनाइट। कौन सा नाम है? लिमोनाइट खनिज है जो जिसको हम आयरन का हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो पीली रंग का कारण बनता है। तो लाल और पीले रंग की जो मिट्टी है, बघेलखंड के क्षेत्र में इसको देखने को हमें ये मिट्टी मिलती है। क्षेत्र हमने देख लिया। अब इस मिट्टी में अगर हम बात करें तो इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। किसकी कमी होगी? ह्यूमस की कमी होगी। ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है इस मिट्टी में। खेती अगर हम बात करें कौन कौन सी फसलें यहाँ पर किसान लेते हैं, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर गेहूं की फसल लेते हैं, और गेहूं के साथ साथ वो दलहन की फसल भी उगाते हैं और तिलहन भी उगाते हैं, एवं तिलहनी फसलें। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने देखा, ये बुंदेलखंड की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल। इसका लाल रंग, पीला रंग, ह्यूमस की कमी, फसलें। आयरन की अधिकता होती है इस मिट्टी में, ध्यान देना। किसकी अधिकता होती है? Fe की अधिकता होती है, आयरन की अधिकता। आयरन की अधिकता पाई जाएगी इस मिट्टी में। आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे की मिट्टी के ऊपर चर्चा करते हैं। ये हमने दक्षिण की मिट्टियों में सबसे पहला स्टेप जो था, लाल पीली मिट्टी, इसको हमने चर्चा में लिया। यही एक बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है। उसके बाद छोटी छोटी मिट्टियां पढ़ना है, सिर्फ हमको नाम और उनके पते बताने हैं। दूसरा हम लिखते हैं भोंटा मिट्टी। ठीक है, इसका नाम सुनकर आपको लग रहा होगा ये कौन सी मिट्टी आ गई। तो पहली जो मिट्टी हमने लाल पीली मिट्टी लिखी, दूसरी मिट्टी लिखते हैं भोंटा मिट्टी। तो भोंटा मिट्टी में सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो ये विंध्य पर्वत के अपक्षय से इसका निर्माण हुआ है। विंध्य पर्वत के अपक्षय से इसका निर्माण हुआ है। अपक्षय हमने बताया था आपको क्या होता है, चट्टानों का टूटना, फिर उन्हीं जगह पर वो चट्टानें जमा होना। तो जो विंध्य पर्वत का अपक्षय हुआ, विंध्य पर्वत के अपक्षय से निर्मित ये जो मिट्टियां होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? भोटा मिट्टी बोलते हैं। इनका जो विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो ये मिट्टी दक्षिणी यूपी में देखने को मिलती है। दक्षिणी यूपी में इसका विस्तार देखने को मिलता है, और माना जाता है कि इस मिट्टी में मोस्टली कोर्स सीरियल की खेती की जाती है, यानी कि मिलेट्स, मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त, मोटे अनाजों की खेती होती है। तो इस प्रकार की मिट्टी में मोटे अनाजों की खेती देखने को मिलती है, जिन्हें हम मल्टीग्रेन या न्यूट्री सीरियल के नाम से भी हम जानते हैं। मोटे अनाजों को कोर्स सीरियल भी कहते हैं, मिलेट्स भी कहते हैं इनको। तो दूसरी जो मिट्टी हमने देखा, जिसका नाम हमने पढ़ा भोंटा मिट्टी, ये जो है यूपी का जो दक्षिणी बेल्ट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं माड या मार मिट्टी। यहां से प्रश्न आया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी में कि माड या मार मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले माड या मार मिट्टी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये काली मिट्टी के समान होती है। किसके? काली मिट्टी के समान होती है। काली मिट्टी के समान होती है। जब ये काली मिट्टी के समान चिकनी मिट्टी होती है, या चिकनी या चिपचिपी मिट्टी होती है, चिकनी या चिपचिपी, जब इसमें पानी डालोगे तो ये चिपचिपी जैसी दिखेगी। काली मिट्टी के समान चिकनी या चिपचिपी होती है। इसमें अगर हम देखा जाए, ये मिट्टी कहाँ पर आपको प्रमुखता से देखने को मिलेगी,
तो झांसी वाले बेल्ट में और जालौन, तो झांसी और जालौन का जो एरिया है वहां पर इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी, माड या मार मिट्टी। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि इसमें सिलिकेट, आयरन और एल्युमिनियम ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक तो सिलिकेट इसमें पाया जाता है 60%। ये जो सिलिकेट होता है ये मिट्टी में कठोरता या हार्डनेस लाता है, चिपकने का गुण लाता है, सिलिकेट 60%। और इसमें जो लोहा की मात्रा होती है वो 15% के आसपास पाई जाती है। उसके बाद एल्यूमिनियम की जो मात्रा होती है, हमारा जो अर्थ क्रिस्ट है उसमें एल्यूमिनियम 8 से 13% होती है, 8.13, 8.13। परंतु यहाँ पर एल्यूमिनियम आपको 25% मिलेगी इस मिट्टी में। तो यहाँ पर अगर हम खनिजों की बात कर लें, सिलिकेट जो मिनरल्स होते हैं वो 60%, आयरन होता है 15% और एल्यूमिनियम होता है 25%। ये माड या मार मिट्टी होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी दक्षिणी पठार की मिट्टी यूपी के अंतर्गत। अब एक दो प्रकार की मिट्टियों को हमको और पढ़ना है, यहाँ पर यूपी की समस्त मिट्टियों को हम देख लेंगे। ये मिट्टियों से जब प्रश्न आता है तो अक्सर बच्चे गलत ही करके आते हैं या फिर छोड़ के आते, क्योंकि यूपी स्पेशल के नाम पे बच्चे जानते क्या हैं, सुहाग नगरी, ताला नगरी, यही सब पढ़ के वो जानते हैं यूपी स्पेशल को हमने कंप्लीट कर लिया। यहीं तक नहीं होता, यूपी स्पेशल जो की बात करेंगे ज्योग्राफी पोर्शन, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है और पेपर में बहुत ज्यादा गलत कराता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं पड़वा मिट्टी। पड़वा मिट्टी, पड़वा मिट्टी की अगर हम बात करेंगे तो ये हल्के लाल रंग की मिट्टी होती है। कैसी होती है? हल्के लाल रंग की मिट्टी, हल्के लाल रंग की मिट्टी होती है। इसका जो रंग होता है वो हल्के लाल रंग की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। और ये मिट्टी जैसे ही घाटमपुर, कानपुर से जब आगे जाओगे घाटमपुर रास्ते में पड़ेगा स्टेशन, जैसे ही आप घाटमपुर के आगे जाओगे इस मिट्टी का आपको रंग देखने को मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये कैसी होती है? हल्के लाल रंग की मिट्टी होती है। और अगर हम बात करें तो ये बलुई मिट्टी होती है। कैसी होती है? बलुई मिट्टी होती है, सैंडी मिट्टी होती है, इसमें सैंड पार्टिकल ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है? तो हमीरपुर, हमीरपुर और जालौन वाले एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर खेती किसकी किसकी होती है? तो इसकी चने की खेती होती है, यहाँ पर ज्वार की खेती होगी एवं मोटे अनाज। ज्वार भी मोटे अनाज में आता है, परंतु इसके अलावा जो भी मोटे अनाज हैं उनकी खेती की जाती है किसमें? पड़वा मिट्टी में। यहां तक बात समझ में आ गई? उसके आगे हम नेक्स्ट मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट पॉइंट एक हमें देखना है, और वो छोटा सा पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं राकड़ मिट्टी, जिसका नाम क्या होता है? राकड़ मिट्टी। राकड़ मिट्टी, इस मिट्टी से क्वेश्चन आता है कि ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में। और यूपी में बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? 7। बुंदेलखंड के क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। और बुंदेलखंड के क्षेत्र में कहाँ? तो पठार व पहाड़ों के ढाल वाले क्षेत्र में, पठार व पहाड़ एवं पठारों के ढाल वाले क्षेत्र में या ढाल पर। जैसे पठार हम किसे कहेंगे? कोई ऊपर से मेज के जैसा समतल हो और भूमि सतह से ऊंचा हो। कितना ऊंचा हो? जिसको हम कम से कम 400 मीटर से आंखों से देख सके, वो पठार होता है। तो ये जो पठार है इसके ढालू वाले एरिया में ये जो मिट्टी है
ये जो मिट्टी है ये रोकड़ मिट्टी कहलाती है। ये रोकड़ मिट्टी होती है। यहां पर ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस की कमी पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है कि यहां पर तिल और चने की खेती, तिल और चने की खेती करते हैं कब? जब इसमें खाद मिलाते हैं। तिल और चने की खेती यहां पर की जाती है खाद मिलाने के बाद। अब क्वेश्चन आ जाए कि अगर सबसे ज्यादा ह्यूमस की कमी दक्षिण पठार के कहां पर पाई जाती है, तो पड़वा मिट्टी में। यहां लिख लेना, ह्यूमस की काफी ज्यादा मात्रा में कमी होती है। ह्यूमस की काफी ज्यादा मात्रा में कमी देखी जाती है। काफी ज्यादा मात्रा में कमी देखी जाती है। ह्यूमस क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जब उसका डिकम्पोज होता है तो वो ऑर्गेनिक मैटर में बदल जाता है। जो हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब जो जल्दी सड़ जाने वाला और जो बहुत ज्यादा डार्क काले रंग का दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। जो मिट्टी का हृदय होता है, अगर ह्यूमस है तो मिट्टी फर्टाइल है, अगर ह्यूमस नहीं है तो फर्टाइल नहीं है। जैसे हम लोगों के शरीर में आत्मा होती है, वैसे मिट्टी के आत्मा अगर हम बात करें तो ह्यूमस को बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ह्यूमस ही नहीं होगी तो मिट्टी फर्टाइल नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर दलहन का प्रोडक्शन होता है तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बुंदेलखंड रीजन में। रीजन क्या होता है कि वहां पर ढेलेदार मिट्टी होती है, वहां पर मोस्ट फ्राइबल सॉइल नहीं पाई जाती है, वहां पर बड़े बड़े क्लॉट्स वाली मिट्टी होती है, ढेले वाली मिट्टी होती है, जो दलहनों के अनुरूप मिट्टी मानी जाती है। इसीलिए एमपी राज्य जो है दलहनों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, और कुछ दालें ऐसी हैं जो हमारे यूपी में भी ज्यादा उत्पादित होती हैं। हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो वैज्ञानिक मतानुसार जो मिट्टियों के 3 वर्ग थे उन पर हमने डिस्कशन कर लिया। बाकी अगर बात करें तो अदर मिट्टी भी आपको देखने को मिलती हैं, जैसे मरुस्थलीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टियों के बारे में आपको चर्चा देखने को मिलेगी। ये वाला जब हम इंडियन सॉइल पढ़ाएंगे सॉइल साइंस वाले पोर्शन में, वहां पर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये यूपी स्पेशल का मामला यहाँ से नहीं आता है। यूपी स्पेशल में जो भी पॉइंट्स आने थे हमने आपके बीच में डिस्कशन कर लिया। ये जो यूपी की मर्दाएं हैं, जब एग्जाम का लेवल अच्छा होता है तो यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं, और क्वेश्चन एक सीरीज फॉर्मेट में पूछने लगते हैं। सीरीज फॉर्मेट का मतलब एक नया पैटर्न बना लिया है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी ने। मैच द कॉलम वाला, एक तरफ आपको दे देगा मिट्टी के नाम और एक तरफ दे देगा उनका क्षेत्र। अब आपको मिलाने के लिए दे देगा कि कूट की सहायता से सही मिलान करो। अब आपको जब आ रहे होंगे तभी आप मिला पाओगे, नहीं तो उनको जबरदस्ती मिलाओगे, और जबरदस्ती में किया गया काम कैसा होता है? काला काम होता है। मतलब गलत कर जाओगे आप क्वेश्चन को, और गलत बहुत बारीकी से करोगे, क्योंकि 4 जो मिलान देता है ना, उसमें से वो जान के देता है कि एक आध तुमको आता ही होगा। अब वो इसलिए देता है कि एक तो तुम मिलाओ, फिर तो जबरदस्ती मिलाओगे तुम। भाई अगर कहीं हमें जाने के लिए गेट खुल जाए एक, तो अंदर घुसने का प्रयास होगा कि नहीं होगा? और जब बाहर वाला ही गेट खतरनाक लगा दिया जाएगा, आप हिम्मत ही नहीं करोगे अंदर घुसने की। तो एग्जामिनर खुद कभी कभी चाहते हैं कि बच्चा जबरदस्ती लुढ़के। सूखे मौसम में आपको फिसला देता है एग्जामिनर कभी कभी। तो ऐसे सूखे मौसम में दबे पांव चलना है कि फिसलना नहीं है। दबे पांव मतलब कि इसको सब पढ़ के जाना है। यूपी स्पेशल का मतलब यही नहीं कि एक पत्रिका खरीद लो और कौन कहाँ क्या छोटा बड़ा पढ़ के आप चले जाओ पेपर में। आजकल के एग्जाम का रवैया कुछ अलग हो गया है, डीप क्वेश्चन आ रहे हैं। डीप का मतलब ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा अंदर से निकाल के लाएं, परंतु अमूमन ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अभी यूपीपीएससी का पेपर उठा के देख लो, आपको अनुमान लग जाएगा जो 22 दिसंबर वाला है कि लेवल क्या रहता है। कल की क्लास में, मतलब बुधवार को अगली क्लास होगी हमारी यूपी स्पेशल की। मंडे और ट्यूसडे को ये क्लास नहीं होगी। इस 2 दिन में एग्रीकल्चर की क्लास इसकी जगह पर आयोजित होगी। ठीक है।